अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन स्पोर्ट्स में आपका खुशामदीद है। मैं हूं सैयद फ़ारूक अली। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान को श्रीलंका से मैच जीतने पे मुबारकबाद हमारी तरफ से। साथ साथ पाकिस्तान की इस जीत पे, इस विक्ट्री पे इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेट एनालिस्ट विक्रांत गुप्ता क्या कहते हैं, पहले आप लोग सुनिए, फिर उस पर बात करते हैं। को ऐसे मैच में जीत मिली जहां पर शायद पाकिस्तानी सपोर्टर्स को भी नहीं लग रहा था कि वो जीतेंगे। जब आप 345 रन चेज कर रहे हो और आपको पता है कि वर्ल्ड कप में आपने कभी सक्सेसफुली 263 से ज्यादा चेज ही नहीं किया, तो ऑड्स आपके खिलाफ है। फिर इमाम आउट हो जाते हैं, फिर बाबर आउट हो जाते हैं, मैच खत्म हो चुका है। लेकिन यहीं पर आज वो पुराना पाकिस्तान दिखा, क्योंकि पाकिस्तान की एक खासियत थी, वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, और जब जब पाकिस्तान की टीम की पीठ दीवार पर लगती है, वो टीम फिर डेंजरस हो जाती है। अरसे से लग रहा था कि ये वाली टीम जो है शायद उस तरह की नहीं लग रही। बाबर पर बहुत डिपेंड करती है, रिजवान पर बहुत डिपेंड करती है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी नहीं लग रहे थे। एंड द मोमेंट आप खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं, अपने लिए तो डेंजरस है, सामने वाले के लिए भी डेंजरस बन जाते हैं। तो जी खान साहब, आपने सुना कि जिस तरह से विक्रांत गुप्ता बात कर रहे हैं कि टीम ख़तरों के खिलाड़ी बन जाते हैं, वापस से कमबैक किया है इन्होंने। जिस तरह की हम लास्ट बात कर रहे थे कि टीम के अंदर एक दो खिलाड़ी चलने की देर है, फिर टीम ऐसा कमबैक करेगी कि वो दिखेगा वाप। तो आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जा रही थी एशिया कप के अंदर, पाकिस्तान ने जिस तरह का परफॉर्म किया, फिर उसके बाद आपने देखा जब वार्म अप मैच स्टार्ट होते हैं तो पाकिस्तान की इस तरह की परफॉर्मेंस होती है, दोनों मैचेस पाकिस्तान हार जाता है। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान कमबैक करता है, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान नीदरलैंड को भी मैच मार देता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका को भी मैच मार देता है। अब पाकिस्तान की एक आपने देखा होगा कि फॉर्म भी बढ़ गई है, और साथ साथ पाकिस्तान जो है इस वक्त आपने देखा कि कॉन्फिडेंस भी पाकिस्तान का ऊपर आ गया थोड़ा सा श्रीलंका से जीतने के बाद। और जिस तरह हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम अभी भी नहीं चले। आपने देखा होगा किसी मैच में भी वो नहीं चल पा रहे हैं, ख़ास करके बड़ी टीमों के साथ। तो क्या बाबर आजम आगे मैच जो इंडिया पाकिस्तान का एक बड़ा मैच है, उसमें क्या बाबर आजम चल पाएंगे? जी हाँ, आपने बड़ी सही बात कही कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को पाकिस्तान ने हराया। और अब जो है बाबर आजम की बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम के बगैर भी पाकिस्तान ने स्कोर चेस किया। बाबर आजम बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, और हम दुआ करते हैं कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आए। लेकिन यही मैं कहूँगा कि जो हमारी मिडिल ऑर्डर थी वो कामयाब हो गई, और हमने विकेटें सेव करी और टारगेट चेस किया। और बात आप कर रहे हैं कि एशिया कप की, तो पाकिस्तान ने एशिया कप का बदला ले लिया श्रीलंका से, जो पाकिस्तान एशिया कप में मैच हारा था श्रीलंका से। ठीक है, बाबर आजम की फॉर्म नहीं है और बाबर आजम इस तरह से नहीं चल पा रहे, लेकिन देखें इस वक्त तो आपके मिडिल ऑर्डर ने भी, ये देखें, आपने रिजवान की बात करें तो बहुत अच्छा उन्होंने एक सीनियर होने का सबूत दिया, और उन्होंने मतलब एक बूस्ट होता है ना, जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना वायरस में एक पहली डोज लगती थी तो चार्ज हो गए, तो वो पहली डोज नीदरलैंड वाले मैच में इनको लगी, फिर उसके बाद बूस्टर लग गया इनके पास इस श्रीलंका से जीतने के बाद, अब तो दोनों डोज लगी हुई हैं, इम्यून सिस्टम तो इनका बहुत अच्छा हो गया, और अब इनको आगे तीसरा मैच जो पाकिस्तान और भारत का है, तो इसमें इनको चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजी के साथ खेलें। अगर देखें, हम एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं करते कि बाबर आजम चले, लेकिन बाबर आजम खेलता है तो मिडिल ऑर्डर आपके ऑटोमेटिक उनको हौसला भी मिलता है और उनका मोराल भी हाई होता है, तो वो स्कोर करेंगे। अगर आप बाबर आजम ओपनर, अगर आप देखें दोनों आपके ओपनर आके पावर प्ले का फ़ायदा उठा जाते हैं, तो आगे फिर इनके लिए आसानी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं अब। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाया गया, और उन्होंने वर्ल्ड कप डेब्यू में सेंचुरी स्कोर करी, तो उससे उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आया। सऊद शकील ने भी आके 31 रन बनाए। और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान को देख लें कि उन्होंने 50 ओवर विकेट कीपिंग की, उसके बाद फिर टीम प्रेशर में थी, आके उन्होंने प्रेशर ख़त्म किया और सऊद शकील के साथ 176 रन की पार्टनरशिप करी, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया कि पाकिस्तान ने कि वर्ल्ड कप में 344 रन चेस करें। अब्दुल्ला शफीक के साथ 176 रन की पार्टनरशिप करी। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि हमारी मिडिल ऑर्डर चल पड़ी है। और उसके अलावा फिर इफ्तिखार अहमद ने भी अच्छी बैटिंग करी, उन्होंने आके 4 चौके लगाए।
अब्दुल्ला शफीक को तो चांस मिला है तो उन्होंने तो साबित कर दिया कि देखें आप जिसको चांस नहीं मिल रहा था बैठा हुआ था, लेकिन आपने चांस दिया। तो अगर ये फैसला पहले कर लेते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता। जिस तरह से आप हार रहे थे, आपके पास एक बैट्समैन मौजूद है तो उसको कहीं तो ट्राई करना चाहिए, या फिर एक बैट्समैन नहीं चल रहा, आप उसको मज़ीद धक्का दिए जा रहे हैं तो वो मतलब इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा देखें। आप इतनी बड़ी टीम हैं, आप अपने आप को ओडीआई नंबर 1 टीम कहते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जब आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं तो आप उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। जी हाँ, जब हम 2 एक्स्ट्रा बैटर लेके गए, उसके अलावा हमारे पास एक फास्ट बॉलर भी है जिसको उन्होंने रिज़र्व प्लेयर में रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उसको उन्होंने रिज़र्व में नहीं, उनको एक जो टीम थी 15 रुकनी टीम, उसमें रखना चाहिए था ज़मान खान को, जो कि डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं लास्ट ओवर में, तो उनको भी रखना चाहिए था। और उसके अलावा सलमान आगा भी रिज़र्व प्लेयर में, लेकिन सलमान आगा से अच्छी मिडिल ऑर्डर में जो हमारे पास सऊद शकील और ओपनर अब्दुल्ला शफीक आए, ये ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप इस वक्त जानते हैं कि सारी पिचेस जो इंडिया के पास इस वक्त हैं वो बैटिंग पिचेस हैं, और इंडिया की बैटिंग लाइन भी काफ़ी लंबी है, तो इंडिया उस हिसाब से पिचेस का रखा है उन्होंने। तो इन पिचेस के ऊपर आपने बैटिंग करनी होगी। देखें, बॉलिंग आपकी ठीक है, मैं मानता हूँ आपके पास अच्छे बॉलर्स थे। अभी देखें नसीम नहीं है तो एक इनकी दोनों की कॉम्बिनेशन जो थी, जो ओपनिंग को तोड़ती थी सामने टीम को, वो अभी कमज़ोर पड़ी हुई है आपकी। तो आपने देखें बैटिंग करनी होगी। कल आपके पास एक बड़ा स्कोर था, मेरे ख्याल से इसका ये सबसे बड़ा स्कोर यही था अभी तक का। तो आपने उसको चेस किया, तो आपने उसको मद्देनज़र रखना होगा, आपने अच्छी बैटिंग करनी है। उस तरफ अगर आप देखें भारत के पास, तो उनके पास 9 नंबर तक बैटिंग लाइन मौजूद है, और उनके बैट्समैन भी काफ़ी फॉर्म में है। स्पेशली कोहली को, आपको पता है कोहली की विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक अच्छा बैट्समैन भी है, फिटनेस खिलाड़ी है उनका, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है तकरीबन मैचेस में, वो खेलता है कोहली। तो कोहली की विकेट हमारे लिए बहुत अहम है, पांड्या की विकेट बहुत अहम है हमारे पास। तो शुरू में आपको इनकी ओपनिंग तोड़नी होगी। और साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि देखें हमारे पास स्पिनर की इस वक्त बहुत कमी है। स्पिनर आप लेके नहीं गए अच्छे, आपके पास ले दे के, एक वो शादाब मौजूद है तो शादाब चल नहीं रहा है। तो आपको स्पिनर भी अपने आप लेके नहीं गए, इन्हीं से गुजारा करना है आपने। तो इनको कोशिश करनी होगी कि ये किसी ना किसी तरह, और सबसे ज़रूरी है देखें किसी की भी पार्टनरशिप है उसको चलने ना दिया जाए। पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए स्ट्रेटजी यूज़ की जाए, जो भी आपकी प्लान होते हैं, स्ट्रेटजी होती है। ग्राउंड के अंदर भी बहुत सी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। आप भी जानते हैं क्रिकेट खेले में कि ग्राउंड में आप जब मैच के दौरान आप देख रहे हैं कोई पार्टनरशिप बन जाती है तो उसको किस तरह से तोड़ना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों को करना होगा। और फील्ड स्पेशली देखें, पाकिस्तान की फील्डिंग की मैं बात करूँगा कि जब पाकिस्तानी टीम प्रेशर में आती है तो फिर बॉल इनके हाथों में नहीं आता है। एक एक रन बहुत कीमती होगा पाकिस्तान और भारत के मैच में। पाकिस्तान को एक एक रन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्पार्क मैं आपसे मुस्तकिल बात कर रहा था कि इस पूरे उसमें मुझे नज़र नहीं आया, एशिया कप में नज़र नहीं आया, वो कल के मैच में नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान मेहनत कर रही है टीम। आपने जैसे रिजवान को देखा, इंजर्ड भी हुए, कई दफ़ा बॉल भी लगी उनके, लेकिन फिर भी एक पाकिस्तानी टीम के लिए उनको अब वो एक जज्बा नज़र आ रहा था, और एक खेलने का उनका बता रहा था, वो स्पार्क बता रहा था कि वो मुल्क के लिए खेल रहे हैं। स्पार्क तो आ गया टीम में, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि हसन अली ने बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन फिर भी उन्होंने 70 रन दिए, 4 विकेटें लिए। तो ये जितनी भी पिचेस इंडिया वाले बना रहे हैं फुल बैटिंग पिचेस हैं। तो उसके अलावा अभी पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है तो उस पर डिपेंड सारा टॉस पे करता है, क्योंकि डे नाइट मैच है। तो जो भी टॉस जीतेगा वो आई थिंक पहले फील्ड करेगा, क्योंकि जो टारगेट होगा, अगर पाकिस्तान को 350 रन का भी टारगेट मिलता है, तो पाकिस्तान ने जो मैच जीता है 344 रन चेस किए हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान उसको चेस कर सकता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को साथ साथ चाहिए कि देखिए शुरू में बाबर आजम हैं, इनको चाहिए ये लोग ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओपनर आपके जो मेन होते हैं उसी पे प्रेशर बनाया जाता है विकेट लेने के बाद। तो बाबर आजम को ट्रैप किया जाएगा बॉल के ज़रिए, शॉर्ट पिचेस कराई जाएंगी जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। तो इनको जब शॉर्ट पिचेस बॉलें मिलें तो उसमें इनको बहुत एहतियात से खेलना होगा, क्योंकि बैटिंग पिच है और उनके लिए बहुत आसान होगा बाबर आजम की विकेट लेना। तो सुनते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये, फिर हम इस पे आगे बात करते हैं। लगता है कि पाकिस्तान की ये जीत उनके वर्ल्ड कप के कैंपेन को इंजेक्शन लगाएगी। क्यों?
क्योंकि आप 2 मैच खेले, आप भले ही दोनों टाइट मैच खेले, नेदरलैंड्स के खिलाफ आप रस्टी थे, श्रीलंका के खिलाफ आपने 350 रन खा लिए, लेकिन बाबर इमाम के रन ना बनाने के बावजूद पाकिस्तान दोनों मैच जीता है। तो पाकिस्तान को मिला क्या है? पाकिस्तान जानता है कि रिजवान उनके एक बड़े मैच विनर है, वो रहते हैं, लेकिन रिजवान ने आज जो 50 ओवर कीपिंग करने के बाद ये अनबीटन 100 बना दिया, मैच निकाल के ले गए। लेकिन उससे बड़ी चीज पाकिस्तान की जो टीम को इस वर्ल्ड कप कैंपेन में मिली है, वो मिली है ऊपर से अब्दुल्ला शफीक, जिनको आज खिलाया क्योंकि फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक 100 बना गए। 100 को उस दिन खिलाया था, सलमान आगा की जगह एक डाउट था, इसको खिलाए उसको खिलाए इसको खिलाए, वो उस दिन भी रन बना गए, आज भी बना गए। यानी कि 2 ऐसे यंगस्टर्स जिन्हें पाकिस्तान सेकंड चॉइस खिला रहा है, वो मैच जिता रहे हैं। रिजवान है ही, और फिर आप ये कहोगे यार अभी तो देखो इमाम ने और बाबर ने रन नहीं बनाए, इफ्तिकार नीचे आके रोल प्ले कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान जब भारत के सामने आएगा तो पाकिस्तान ये जानेगा कि इंडिया की टीम डरती किससे है। अगर कोई डर खाता पाकिस्तान का भारत के खिलाड़ियों के जहन में है तो पाकिस्तान की बॉलिंग का है। भाई वो मैच जो वर्ल्ड T20 फेमस जो भी आप मुल्क से उसे देख रहे 2021 में, वो पाकिस्तान ने बॉलिंग से जीता। और ठीक है, बाद में लोग कहेंगे कि 10 विकेट रन नहीं थे भारत के पास। सो द पॉइंट इज क्या पाकिस्तान की बॉलिंग इज रेडी फॉर दैट चैलेंज। तो आपने सुना जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की बॉलिंग का डर। ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग का डर अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त आपके पास नसीम शाह मौजूद ना होने की वजह से देखें 2 फास्ट बॉलर आपके जो सबसे अच्छे बॉलर हैं इस वक्त टीम में, एक शाहीन है और एक नसीम शाह है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ही एक प्रेशर डेवलप करता है। अब इस वक्त शाहीन शाह जो हैं वो अकेले हैं, तो शाहीन शाह को चाहिए कि वो देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ उनको बॉलिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जज्बाती होने से थोड़ा सा इज्तनाब करें, साथ साथ मेहनत करें तो विकेट मिलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बैटिंग पिच है, लाजमी सी बात है, वो लोग पूरा फ़ायदा उठाने की भारत कोशिश करेगा कि हम पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाएं। और मैं बता रहा हूं आपको कि भारत शुरू से तेज़ खेलेगा, भारत मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके पास बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा है। तो इसलिए उसी वक्त आपके पास मौका होता है जब प्लेयर्स पावर प्ले का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप उसको ट्रैप करके उसकी विकेट ले सकते हैं। देखें, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि शाहीन शाह अफरीदी अकेले हैं, ठीक है, नसीम शाह अनफिट हो गए, एक बैड लक हुआ पाकिस्तान के लिए। और कल आपने नोट भी किया होगा कि शाहीन शाह अफरीदी जब शुरू की नई बॉल से बॉल कर रहे होते हैं तो 130 140 कर रहे होते हैं, लेकिन कल उन्होंने बॉलिंग भी 81 90 की स्पीड से बॉलिंग करी। और जब वो उन्होंने शॉट, श्रीलंका के प्लेयर ने एक शॉट खेला तो उनके पैरे बॉल उनके घुटने पे लगी और फिर उनके पास फिंगर पे लगी, जिस लेफ्ट हैंड से जो बॉलिंग कर रहे होते हैं उनकी फिंगर पे बॉल लगी, तो उसकी वजह से वो स्पीड और स्लो हो गई थी। तो अब दुआ करते हैं कि 3 दिन उनको रेस्ट मिले तो उनकी जो फिंगर में बॉल लगी है वो सही हो जाए। उसकी वजह से बॉल बहुत स्लो कर रहे थे। और एक जो कॉम्बिनेशन था नसीम शाह शाहीन शाह अफरीदी का, क्योंकि नसीम शाह भी बॉलिंग कर रहे होते तो एक हेल्प मिल रही होती, दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे होते थे। अब वो नहीं है, अब सारी जिम्मेदारी हारिस रऊफ पे और शादाब पर आ गई है, बॉलिंग की सारी जिम्मेदारी इन दोनों पर आ गई। और अब इंडिया से जो मैच होगा तो उसमें हमें बॉलिंग से ज़्यादा अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी होगी, क्योंकि हमें टारगेट मिलेगा उसको हमें चेस करना पड़ेगा। इंडिया को यह एडवांटेज है कि इंडिया को होम एडवांटेज है कि ज़ाहिर फैंस उनके होंगे, हमारे तमाशाई नहीं है कि उनके तमाशाई भी होंगे, उन्हीं का ग्राउंड है, तो इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज है। और मे भी कि ये बैटिंग पिच बनाए इस दफ़ा भी पाकिस्तान। और मैच जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान कल की परफॉर्मेंस दे, और जिस तरह पिछले 2 मैचेस में पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। और कल ये नहीं है कि हम सिर्फ मिडिल ऑर्डर पे डिपेंड करें, हमें सारे बैट्समैन को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी कल, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, जिस तरह से उन्होंने कल और पहले के मैच में परफॉर्मेंस दी। तो इसी के साथ हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे आपसे लाइव प्रोग्राम के अंदर, लाइव स्ट्रीम के अंदर। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।